सर, एक चीज। हाँ, पूछिए। सर, मुझे ये पूछना है कि कोई अगर दे के आया इंटरव्यू तो वो बता सकता है कि क्या क्या लेके जाना है वहां पे। ओके। अभी तो जो लोग जुड़े हुए होंगे वो लोग मोस्ट प्रोबेबली इंटरव्यू नहीं दिए होंगे, तभी वो जुड़े हुए हैं। ठीक है। बाकी जो इन जनरल कोई आंसर करना चाहेंगे क्या? अ, यस सर, सर, जो सोनू दे है। के आए हैं, गुड आई थिंक आफ्टरनून कल सर, गुड चंदन ने इवनिंग। ज्वाइन किया था। आप उनको हाँ। पूछ लेना, या तो वो ग्रुप पे डाल दें मतलब। ठीक है, कोई और आंसर कर रहे थे? सर सोनू है सर। हाँ, सोनू। यस सर। आप तो नॉर्मल सीधा डॉक्यूमेंट्स। अल्फाबेट ही अपना बदल लिए। यस सर। ठीक है, तो डीएन आपका आंसर मिल जाएगा, इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है इंटरव्यू इस बार। ठीक। यस। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स पहले वेरीफाई हो चुका है डीबी में, कोई नहीं बोला गया था लाने के लिए, तो नॉर्मल एडमिट कार्ड चाहिए बस। लेकिन फॉर सेफ साइड आप सब कुछ रख लीजिए, है ना। बाकी आप बॉटल वाटर बॉटल लेके जा सकते हैं, नॉर्मल वॉच पहन के जा सकते हैं, वैसे अलाउड नहीं है। बैग वहीं रखा जाएगा। खाने उने का कुछ जो टिफिन वगैरह है ले जा सकते हैं, पेपर वगैरह सब कुछ ले जा सकते हैं अंदर तक। अच्छा, बैग बैग बाहर रख देंगे लेकिन। हाँ, बैग भी ले जाए, जहाँ आप फोन जमा किए होंगे लास्ट टाइम वहां हाँ, पे एक हाँ, रैक है, हाँ। उसी में जमा करवाते हैं। और वो 16 रुपीज भी लेके जाने हैं मेडिकल वाले। हाँ हाँ, वो भी लेके जाना। ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट्स, ये 16 रुपीज। और बाकी जो एक्स्ट्रा टिफिन वॉच अगर लेके जाना है तो ले जाओ, हाँ, नहीं तो जो कोई बात। जितना और कुछ आपको नेसेसरी कंपलसरी हो। नहीं है ना? और कुछ तो कंपलसरी चीज नहीं है ना? पेन वगैरह ये हम्म, सब तो नहीं लेके जाना ना? ले जाइए, वहां पे काफी मदद मिलेगा आपको, क्योंकि बहुत सारा डॉक्यूमेंट फिल करना होता है, जैसे मेडिकल में हो गया, 2-3 जगह फिल करना होता है मेडिकल में। अच्छा, ओके, तो या फिर नॉर्मल आप पेन ले लॉटरी जाए पेन। चल जाएगा क्या? कुछ हाँ कलर हाँ। बोलते हैं? ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल। ओके, ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके। यस सर। तो फिर कोई बहुत ज्यादा घबराहट तो नहीं है 7 तारीख के हिसाब से? सर, घबराहट तो नहीं है, बस ये है कि अब हो जाए, अब जैसा भी हो जल्दी निपटे अब। ठीक, ऑल द बेस्ट। ओके, तो आप लोग सभी एक इंटरनेशनल, एक नेशनल और एक बिहार रिलेटेड न्यूज़ बता दीजिए। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। हाँ, असलम, कैसा गया इंटरव्यू? ओवरऑल ठीक गया सर। ओके ओके, कुछ शेयर मेरा कीजिए। सोन मेरा सोन बोर्ड था। ओके। लगभग 12 से 15 मिनट चला होगा मेरा इंटरव्यू। पहला क्वेश्चन वही था कि आपका प्रथम जो है पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, उसका क्या कार्य होता है। हाँ। फिर दूसरा क्या है, उसका कार्य क्या होता है। उसके बाद जीएसटी पे आ गया कि जीएसटी जो है रिफॉर्म किया गया है 2 पॉइंट। उसका कर स्लैब क्या है, क्यों किया गया है। उसके बाद पूछे कि ग्रेजुएशन आप कैसे कब किए हैं, तो फिर बोले कि आप पहली बार हैं, हम बोले जी सर। तो अच्छा, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट वही है कि अलग है, हम बोले सर अलग है। तो फिर हिंदी साहित्य पे आ गया कि छायावाद क्या है, इसके प्रमुख कवि कौन कौन है, कुछ आप लिखते भी है। हम बोले कि सर हम तो नहीं लिखते हैं। हाँ, तो कुछ सुना सकते हैं। तो फिर हम बोले कि सर सुना सकते हैं। तो रश्मि तो ये सुनाए। फिर आ गए रामधारी सिंह दिनकर पे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस पुस्तक के लिए मिला था। तो उर्वशी के लिए मिला था। फिर उर्वशी का विषय क्या है। फिर उर्वलियट एलियट कर दिया इससे कि उर्वशी जैसे उस समय था, क्या अभी भी दिखता है। सब्जेक्ट वाइज आ गए। तो वहां पे लगा कि हमको जानकारी कम है, तो वहां पे सॉरी बोल के निकले। लिविंग नेशन वाला आ गया था उस समय, तो हम फिर सॉरी बोल के वहां निकल गए। फिर इतिहास से पूछे कि वैदिक युग के बारे में बताइए। फिर चल गए वर्ल्ड हिस्ट्री पे। औद्योगिक क्रांति कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में ही क्यों हुआ था। बिहार से तुलना करने लगे, क्या कमी है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा उसके लिए। तो वो सब हुआ। उसके बाद अब पूछे कि लास्ट मेंबर की आज का न्यूज पेपर पढ़े हैं, हम बोले जी सर पढ़े। तो कौन सा न्यूज पेपर पढ़े हैं। तो हम बोले हिंदुस्तान पढ़े हैं। तो उसमें जो है इकोनॉमी वाला जो पेज था उसमें क्या था, तो हम बोले सर आर्थिक आर्थिक सर्वे था उसमें। हाँ, तो फिर बोले कि नहीं वो तो हो गया, दूसरा कुछ बताइए। तो हमको तो याद नहीं था, तो उसको कहें कि सर हमको अभी याद नहीं आ रहा है। तो वो हो गया।
फिर पूछे कि आपका बैंक अकाउंट जो है कौन कौन किस बैंक में है, उसको जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो कहाँ से मिलता है, उनको इंटरेस्ट कहाँ से आता है, तो ये सब पूछने लगे। उसके बाद बोले कि ठीक है, थैंक यू, जा सकते हैं। यही रहा ओवरऑल। ओके, और कैसा महसूस हुआ? मतलब ओवरऑल जितना आपको घबराहट था जब आपने ज्वाइन किया था उस समय के हिसाब से कैसा रहा जर्नी आज को हाँ, का मिलाकर? 2 दिन पहले के बताया तो सर 2 दिन से सोए नहीं थे। बजट तैयार करने में, आर्थिक सर्वे तैयार करने में। सुबह भी थोड़ा सर दर्द कर रहा था कि क्या होगा नहीं होगा। आप मैसेज किए कि हाँ कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो थोड़ा रिलैक्स हुए। फिर गए वहाँ तो घबराहट तो था, लेकिन जब हो गया कि बोर्ड मिल गया कि आपको ये बोर्ड में जाना है, तो मेरा 3 नंबर पे था, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, चलो 3 नंबर पे है तो रिलैक्स हो जाते हैं। तो वहीं पे थोड़ा रिलैक्स हुए आराम से। तो उसके बाद बोर्ड में अंदर गए तो घबराहट नहीं हुआ। और मेरे साथ क्या हुआ कि जाते समय बस बैठे, बस पूछने लगे, टाइम नहीं दिए कि हाँ रिलैक्स हुई है कि नहीं हुई है, सीधे जाते समय बस पूछने लगे। तो उस समय लगा कि क्या क्या ही हो गया। कि अब रेंज में क्वेश्चन था तो बता दिए कि क्या है, ठीक है। उसका चलता गया, ठीक लगा ओवरऑल। आपका आपका ऑप्शनल क्या था? ऑप्शनल और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या ऑप्शनल था? ऑप्शनल मेरा जो है इतिहास था, और ग्रेजुएट सब्जेक्ट हिंदी साहित्य था। अच्छा, इसीलिए इधर क्वेश्चन ज्यादा हुआ। हम्म। हम्म। और आपसे सोनू पूछ रहे हैं कि ये बोर्ड किनका था, मतलब अंदर चेयरपर्सन सोन। कौन थे? अच्छा अच्छा। नाम तो उनका नहीं पता, सोन बोर्ड में था। ओके ओके, ठीक है। और बाकी आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया क्या, अगर बाकी लोग जो सुन रहे थे असलम जी को, कि उन्होंने इकोनॉमी के पेज में क्या लिखा होता, क्योंकि उनको पता है कि आज इकोनॉमिक सर्वे से सामने वाले का दिमाग एकदम भरा हुआ होगा। तो न्यूज़पेपर में क्या वो इकोनॉमी के पेज पे जाके देख पाए कि एप्पल का जो शेयर है वो 28% हो गया है मार्केट में, या फिर कुछ भी ऐसा? तो इसीलिए जिस दिन आपने नोटिस किया होगा कि जिस दिन इकोनॉमी बजट आया था उस दिन हम स्पोर्ट्स का न्यूज़ और इंटरनेशनल न्यूज़ बजट के पहले डाल दिए थे, ताकि वो छूट नहीं जाए बजट के ओवरलोड में। तो उनका एक पर्पस हमेशा ही रहता है कि सामने वाले को गिल्ट ट्रिप में ले जाने का, ऐसे क्वेश्चन से कि जो सामने वाले ने प्रेशर सिचुएशन में देखा होगा बट उसको किसी और कारण से ओवरवेल्म होने के कारण उसको मुश्किल आएगा। तो यहाँ पे वो जानबूझ के आपको ऐसा सिचुएशन में डालते हैं ताकि आपको अंदर से लगे कि ये मुझे आना चाहिए था और नहीं आया, और उसका फिर आप पे इम्पैक्ट हो। और फिर उसके बाद वो चेक करते हैं कि जब हम आगे सवाल पूछें तो वो कैरी कर रहे हैं क्या उस बर्डन को जो हमने क्रिएट किया था। ठीक है। तो ये मतलब इन जनरल हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको इकोनॉमिक पेज या फिर ऐसा आपको याद रखना है, बट उनको वो हर कैंडिडेट के साथ कुछ ऐसा एक सेगमेंट उठाने का प्रयास करते हैं जिसमें कि उनको थोड़ा सा महसूस हो कि यहाँ पे उसको गिल्ट महसूस होगा कि हाँ ये मेरे से होना चाहिए था, इसमें मुझे अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था। और फिर वो चेक करते हैं कि बाद में आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, या फिर इजी क्वेश्चंस में कि बिहार की क्या समस्याएं हैं, उसमें भी आप पे वो बर्डन है क्या, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है क्या आपके चेहरे पे। और उसके बाद फिर क्या उसका आंसर देते वक्त में आप जो ओपनिंग लाइन बोलिएगा, तो अगर आप रिलैक्स्ड रहिएगा तो आपका ओपनिंग लाइन जो है वो थोड़ा सा इम्पैक्टफुल रहेगा। लेकिन अगर आप पास्ट क्वेश्चंस का अगर बैगेज लेके चल रहे हैं तो आपका जो ओपनिंग लाइन रहेगा वो थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंस में रहेगा, और थोड़ा कम प्रायोरिटी वाले पॉइंट्स आपसे निकलेंगे। तो ये सब थोड़ा यही व्यक्तित्व का पार्ट है। ठीक है। तो इसीलिए हम एक कई चीज बार और बोलते है हैं। कि हाँ। दबाव बनाया जाता है बोर्ड मेंबर के माध्यम से आपके सवाल के जवाब पे। तो वो दबाव में नहीं आना है, आपको जो तर्क है उसको तर्क देखकर जो है काटिए, और नहीं आ रहा तो सॉरी बोल के निकलिए, नहीं तो फंसा देंगे आपको। गुड। जैसे कि हमको उर्वशी वाला में फंसा रहे थे, जा रहे थे अच्छा। कि जो है अभी जो चल रहा है समाज में, लिविंग रिलेशनशिप, तो वैसा ही उर्वशी का है क्या? आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? तो हम तो उसके बारे में विषय में नहीं पढ़े थे, तो हम वहाँ सॉरी बोल के निकले। हम्म। लिव इन रिलेशनशिप वाला क्या बताए थे आप? नहीं, उर्वशी से जोड़कर पूछ रहे थे कि क्या उर्वशी भी वैसे ही है, कि जो हम इसके विषय के बारे में नहीं ज्यादा पढ़े थे उर्वशी के बारे में कि क्या है नहीं है। बस इतना पता था कि जो है प्रेम जो है उनका संबंध के बारे में दिखाया गया है, तो वो बता दिए।
वो पूछे कि बताइए कि उर्वशी की तरह जो आज आज भी समाज में हो रहा है, रिलेशनशिप में जो महिला जो छोड़ कर चली जा रही है, क्या उर्वशी उर्वशी भी ऐसी ही थी कि आपको क्या लगता है? तो सब्जेक्ट यस। पर जानकारी हमको नहीं था उतना। और सर ये तो हम वहाँ। हेलो हाँ सर। सर। हाँ राकेश पूछिए। सर लिव इन रिलेशनशिप पे अगर हम लोगों से क्वेश्चन हो जाए तो हमें क्या ओपिनियन देना होगा कि सही है या गलत? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो उसको मान्यता दी है, और संविधान के अकॉर्डिंग भी अपना लाइफ जीने का स्वतंत्रता है सबको। लेकिन सर वो मद्रास हाई कोर्ट जो बाद में टिप्पणी किया है, तो सर क्या बैलेंस व्यू रखना चाहिए हम लोगों को? क्या टिप्पणी किया मद्रास हाई कोर्ट? वही कि लिव इन रिलेशनशिप लड़कियां लिव इन मतलब। रिलेशनशिप को सर बोला है कि वो एक मैरिज की तरह ट्रीट किया जाएगा, यू कांट, मतलब वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। हाँ, हाँ तो लड़कियों के लिए सही नहीं है सर। हाँ यही बोलना चाह रहे थे, इसीलिए हम राकेश से दोबारा पूछे थे कि मद्रास हाईकोर्ट ने कोई एडवर्स टिप्पणी नहीं की थी, ठीक है। और दूसरी बात है कि जो आपने पॉइंट्स बताया, सेफ्टी, सिक्योरिटी और लाइफ जीने का जो अधिकार है, उसमें जो फ्रीडम है, उसके बाद 18 साल से जो 21 साल में जो एक जो लीगल लूपहोल है, जहाँ पे कि ये फीमेल एज शादी की हमारे यहाँ पे लीगल 18 है और मेल एज 21 है, तो वो भी एक 3 इयर्स का एक मतलब एक गैप बनता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण अभी लिव इन रिलेशनशिप जो है वो अ, अभी ट्रेंड में है। और कोर्ट का यही मानना है कि उसमें जो वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस ना हो, फिर उसके बाद महिलाओं के अधिकार सुरक्षित रहें, तो यही आपका भी स्टैंड रहना चाहिए, ठीक है। बहुत, और ये जब आप बोल देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सही और गलत चुनना ही नहीं पड़ा, आपने बताया, मतलब इनडायरेक्टली आपने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, ठीक है। तो इतना घबराना नहीं है सही और गलत पे। एक्चुअली में आप लोग अगर एकदम अच्छे से सोचिएगा ना कि हमसे पूछा गया है, फिर ये आप तो फिर आप आंसर दे दीजिए जो आपने न्यूज़ में पढ़ा है, जो आपको पता है कि चल रहा है, वो चीज़ जब आप आंसर दीजिए ऑटोमेटिकली आपका फिर ये आंसर जो है वो डिविएट नहीं करेगा, ठीक है। पर्सनल सर ओपिनियन एक नाम का कोई चीज़ नहीं होता है सिविल सर्विस में, मोरालिटी को छोड़ के, ठीक है। मतलब करप्शन आप करेंगे कि नहीं करेंगे वहां पे आपका पर्सनल स्टैंड होगा, ठीक है। लेकिन बाकी जो समाज में चीजें चल रही है उसका जो स्टैंड होगा वो आपका न्यूज़पेपर या फिर लर्नेड स्टैंड रहेगा, ठीक है। ओके सर। सर एक सिमिलर सवाल था सर। एक दोस्त दीप्ति मैम का बोर्ड मिला था, तो उससे पूछा गया था कि मान लीजिए कि आप एक डीएसपी है और फिर आपके जो दो मेल सबऑर्डिनेट है वो दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं और वो आपको इनवाइट करते हैं अपने शादी में, तो क्या आप उस शादी में जाएंगे? तो इसमें आप सिंपल सी बात बताइएगा, ये एक्चुअली में प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, POSH एक्ट के अंतर्गत कुछ कंपनी प्लेसेस में कुछ रूल्स होते हैं कि अगर कंपनी के एम्प्लॉयज आपस में अगर रिलेशनशिप में आते हैं तो उनको सीनियर मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर देना चाहिए राइटिंग में, ताकि और वो कॉन्फिडेंशियल रहता है, ठीक है। इससे क्या है कि दोनों ही पक्ष को बाद में स्पेशली मतलब बाद में सिक्योरिटी मिलता है। सिक्योरिटी इन द सेंस कि अगर कभी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में चीज़ें चली जाए तो वहाँ पे पता रहेगा पहले से ही। तो इसीलिए ये सब कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तो आपका यही कहना है कि कहना होना चाहिए कि अ, उन मतलब अगर उन्होंने पहले से इन्फॉर्म किया हुआ है, सारी चीज़ें विधिवत है, तो फिर और ऑफिशियल इनविटेशन है और कोई भी मतलब इससे बहुत ज़्यादा बाधा नहीं पड़ रही है एडमिनिस्ट्रेशन के काम में, तो फिर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर आई दोनों सर ये मेल दो है और दो दोनों मेल शादी मेंबर के करना बारे में बोला चाहते है अच्छा, हैं। सर। मेल मेंबर के बारे में बात हो रही है। हाँ, हाँ हाँ सर। तो सर हाँ ये तो दोनों लीगल ही दोनों नहीं मेल है मेंबर है सर। लीगली। ओके ओके, ठीक है। हम इस लीगली तरह से अलाउड हो रिलेट गया ना करें। सर ये? नहीं, लीगली ओके, अलाउड नहीं 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 है नहीं, अभी। अभी कहाँ हुआ, नहीं नहीं, नहीं नहीं अलाउड हुआ। नहीं है। ये लीगल क्वेश्चन। स्टेटस नहीं मिला हुआ है। सर मैं फिर से पूछूं क्या क्वेश्चन?
हाँ नहीं, मुझे अब समझ में आ गया। मैं सर तो एक्चुअली में इसको क्रिमिनल क्रिमिनल से हटा दिया, क्रिमिनलाइजेशन से हटा दिया, लेकिन ये अलाउड नहीं किया है। हाँ तो फिर लीगल मतलब लीगल स्टेटस नहीं मिला है, सेम सेक्स मैरिज को लीगल स्टेटस नहीं मिला हुआ है। अच्छा। ठीक है, तो वहां आप पे साथ आप में रह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो आपका मैरिज होगा, जो भी आपके बीच में जो भी होगा, उसके बीच में हाँ, कोर्ट नहीं आएगा। कोर्ट कोई अरे हस्तक्षेप नहीं डीएसपी, आप करेगा। उन दोनों के शादी में जाएंगे? नहीं जाएंगे फिर? नहीं जा हाँ, पाएंगे ना, जब लीगल ही नहीं है वो। तो फिर कैसे वही जाएंगे? वो चेक करना चाह रहे थे लीगल स्टेटस से। ठीक है, तो आप ऑफिशियल स्टैंड ही लीजिए। आप एक बात ऐसे ही सोचिए कि आपसे ये इंटरव्यू में सवाल नहीं पूछा जाता, तब आप क्या करते? तब तो सर देखने जाते। ओके, ठीक है। नहीं सर, ऐसे लेकिन नहीं जाते सर। हाँ ठीक है, क्योंकि अभी क्योंकि सर आप जो अपना। हम्म। आपने जो बताया नहीं जाते, उसका जो भी रीजन हो, पर सर उसका एक एक रीजन मुझे ये भी देख समझ में आता है सर, अगर मैं जाता हूँ उस शादी में, तो एक डाउन द लाइन एक खराब भी मैसेज जाएगा, क्योंकि समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करती है ना, लीगली उस वो एक्सेप्टेबल है। तो मैं चूंकि एक हायर अथॉरिटी हूँ और मैं शादी में जाता हूँ, तो एक गलत मैसेज भी जाएगा डाउन द लाइन जूनियर्स के बीच में, कि साहब खुद जाते हैं ऐसे शादी को अटेंड करने के लिए। तो इसलिए भी मैं अवॉइड करूंगा। ठीक है। ये सब अगर सही में ये पूछा गया है तो मतलब लिटरली सामने वाले का पूरा एकदम बढ़िया से मोरालिटी टेस्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे सर तो। सर पर इसमें एक चीज बोलना चाहता हूँ कि हाँ, सर इसमें एक लाइन ये सही नहीं हुआ कि समाज उसको कैसे देखता है। क्योंकि अगर जैसे कास्ट इंटर कास्ट मैरिज होता है, तो उसको भी समाज अच्छे तरीके से नहीं देख सकता है, लेकिन लीगली वो देखिए, वैलिड है। तो लीगली हम लोग जाना चाहिए हमें किसी भी वही अभी पॉइंट में। आप आगे जोड़ने ही हम्म। वाले थे कि आप वहां पे एक तो लीगल पॉइंट देंगे और दूसरा आप सीनियर अथॉरिटी हैं, तो वो हम्म। दो पॉइंट्स पे, स्पेशली लीगल पे, आप वो भी लीगलिटी चेक करना चाह रहे थे। ठीक है, क्योंकि शादी समारोह जो होता है वो एक पब्लिक इवेंट होता है, तो इसीलिए आपके प्रेजेंस से उसको वैधानिकता मिलती है। ठीक है। सर इसमें इसके आंसर में ये इंक्लूड कर सकते हैं क्या कि पहले हम उनको समझाएंगे कि इस तरह का प्रदर्शन मतलब अगर अवॉइड हो सके तो करें, क्योंकि ये अभी तक लीगल कुछ स्टेटस नहीं मिला है इसको। अगर उनको छोटा सेलिब्रेशन करना है तो वो कर सकते हैं। और इसके अलावा उनको ये समझाया जा सकता है कि कल अगर आपके बीच में कुछ मतभेद होता है या कुछ भी होता है, तो उसके लिए आप कुछ लीगल रिकोर्स तैयार करके रखिए, ताकि क्योंकि आपको वो मैरिज वाले बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो लीगली मिलते हैं बाकी कपल्स को। तो ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि सवाल जो था बहुत डायरेक्ट था कि आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ठीक है, तो उस जगह पे वो आपसे लीगल पॉइंट जानना चाह रहे थे। फिर फर्दर अगर आपने मतलब बोल दिया, तब फिर हो सकता है फॉलो अप क्वेश्चन में आपके पॉइंट्स जो है बहुत जेन्युइन अच्छे पॉइंट्स हैं, तो इसीलिए इसको ये इंक्लूड किया सर, ये जाए। लास्ट क्वेश्चन था, उससे पूछा गया था। तो उसने बोल दिया कि हाँ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये मेरा एक ड्यूटी बनता है अपने सबॉर्डिनेट में जाना। तो फिर वो मैम बोलने लगी कि नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है ये। तो हाँ ये हो गया ऑब्वियसली था सर। लीगल नहीं है तो ये एकदम ख्याल रखना है। पर ठीक है, मतलब यहाँ पे अ, उन्होंने इसीलिए बाद में क्लियर कर दिया कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो भी आपको गाइड कर रहे थे। ठीक है, अगर उनको इस पे मार्क्स काटना रहता तो फिर वो आपको उसका आंसर मतलब उस कैंडिडेट को नहीं बताते। ठीक है, तो उनको ही पता है कि ये बहुत ही डाइसी सिचुएशन पर ऑब्वियस। ओके, सर ठीक अगर है। मान के चलिए ऑफिशियली नहीं हुआ, अगर ऐसा हम्म, पूछा जाए कि रिलेटिव में हो रहा है इस तरह, तो फिर क्या स्टैंड होगा आपका? तो फिर वहां पे क्या जवाब होगा? पर्सनल स्टेज में तो जा ही सकते हैं, लीगली अगर डीएसपी नहीं जाएंगे। पर अगर कोई रिलेटिव है क्योंकि डीक्रिमिनलाइज है तो क्यों नहीं जा सकते? आप पर्सनल ग्राउंड पे रिलेटिव को तो ऑफकोर्स जा ही सकते हैं।
तो वहां भी तो मतलब ऐसा है ना कि हम भी तो अथॉरिटी में हैं, तो वहां भी तो इफेक्ट होगा ना। पर आपने खुद ही पहले लाइन ऐड कर दी ना कि वो रिलेटिव है, तो एज अ ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव आप नहीं जाइएगा, पर एज अ रिलेटिव आप क्यों नहीं जाइएगा? लाइक अदर वेडिंग्स होगी, शादी तो है। ये बीच में थोड़ा सा मैं नेटवर्क इशू आया था, पूछा सोनी ने। सर मतलब पूछ रहे थे जैसे कि वो तो ऑफिशियल हुआ, ठीक है, ऑफिशियली में हम देखेंगे लीगल है या जो भी है, लेकिन अगर रिलेटिव में इस तरह का कोई हुआ तो फिर वहां पे क्या स्टैंड होगा अगर हम वहां कोई पे भी आप ऑफिशियल। वही वहां स्टैंड पे भी रखिएगा। यही सेम स्टैंड हाँ, होगा, स्टैंड होगा, क्योंकि आप क्योंकि वहां पे, वंस। राइट। जो एक्ट इलीगल है वो इलीगल ही होगा। और हाँ, सर वो आप ही शायद बोले थे सर कि वंस वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो, चाहे आप पब्लिक लाइफ में रहिए चाहे पर्सनल लाइफ में रहिए, यू कांट डू एनीथिंग विच मेक यू अनबिकमिंग ऑफ बीइंग अ सिविल, मतलब सिविल सर्वेंट। ऐसा कोई भी काम हम नहीं कर सकते जो कि हमारे मतलब पैसा अलाउ नहीं करता है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या पब्लिक लाइफ हो। ठीक है। तो आई थिंक जो इंटरव्यू में आंसर देना है उसके लिए आप लोगों को आंसर मिल गया। बाकी तो ऑब्वियस ही बात है कि पर्सनल स्पेस जो है वो, हेलो। ठीक है। हाँ, सर इसको दो तरीका से भी देख सकते हैं ना, या तो लीगली या फिर मोरली। अगर हम लीगली जाना चाहें तो लीगली तो कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर हम अपने अगर मोरालिटी की बात करते हैं तो शायद लगता है कि वहाँ जाना अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन एज ए डीएसपी आप 24 आवर ऑन ड्यूटी रहते हैं ना, तो वैसे भी नहीं जा सकते। आई थिंक इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सही बात है सर। हाँ, क्योंकि ये एक लाइन का सवाल है, एक लाइन का आंसर है। दीप्ति मैम ने खुद भी क्लियर कर ही दिया है। लीगैलिटी वाला क्वेश्चन था, वहां पे बस वो उतना ही चेक कर रहे थे, ठीक है। और उससे ज्यादा आगे जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के परव्यू से बाहर हो जाता है। फिर वो सुप्रीम कोर्ट का परव्यू हो जाता है कि वो फिर कैसे बात कर रहा है, या फिर लेजिस्लेटिव का परव्यू हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर का परव्यू बहुत लिमिटेड होता है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये बलूचिस्तान मूवमेंट क्या है, और कुछ इम्पोर्टेंट उसके ब्रिगेड्स हैं, उसका नाम बता सकते हैं? सर मजीद ब्रिगेड। ओके। ये मेरा नेटवर्क इशू है क्या? सर थोड़ा 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 यस सर बीच सर, में। ओके, ठीक है। हो सकता है कुछ कभी कारण। कभी बिल्कुल आवाज नहीं आती है। आज हो सकता है कुछ इशू हो। ठीक है, तो कोई माजिद ब्रिगेड बताए थे, एक फतेह स्क्वाड भी है। एक सर बीएलए है सर, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। हाँ, बीएलए एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अंतर्गत कुछ कुछ यूनिट्स हैं, जैसे कि माजिद ब्रिगेड हो गया, फिर फतेह स्क्वाड हो गया। ये सब सबका अपना अपना काम है। तो माजिद ब्रिगेड जो है वो सुसाइड बॉम्बिंग्स करता है, या फिर हाई स्टेक्स ऑपरेशन करता है, जो कि अभी बहुत न्यूज़ में। और इसमें ये महिलाओं का भी बहुत अभी इम्पोर्टेंट योगदान है, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में है, ठीक है। अभी जो मैंने बताया, ये आप लोगों को आवाज़ सुनाई पड़ा क्या पूरा? हाँ सर, हाँ। जी सर, जी ठीक यस है, यस सर। सर। ओके, ठीक है। बलूचिस्तान का कैपिटल क्या है? सर क्वेटा है क्या? ओके, ठीक है। एरिया वाइज बलूचिस्तान पाकिस्तान में जितने प्रोविंसेस हैं उसमें किस रैंक पे आता है? सबसे बड़ा है सर सबसे बड़ा है। फर्स्ट। बलूचिस्तान। सर ओके। लगभग 40% से 44% अकेला खुद एरिया कवर करता है, पर थोड़ा स्पार्सली पॉपुलेटेड है। पॉपुलेशन में फोर्थ रैंक पे आता है। और ग्वादर पोर्ट जो है वो इसी के अंदर है, ठीक है। मतलब इसी प्रोविंस में आता है। और बलूचिस्तान मूवमेंट क्या है, तो बेसिकली ग्रेटर ऑटोनमी या फिर इंडिपेंडेंस मूवमेंट है। और अच्छा, ये जो सेंसस है 2027 वाला, अभी होने वाला है, वो किन मामलों में पहले के सेंसस से अलग होगा? तो 3 पॉइंट बता दीजिए। पहले डिस्कस हो चुका है आई थिंक 15 दिन पहले, बट अभी फिर से न्यूज़ में, इसीलिए पूछ रहा हूँ। सर पहला तो ये डिजिटली रूप से होगा टोटल।
और दूसरा है कि इसमें जातिगत जनगणना को भी शामिल किया जाएगा। और तीसरा सर, इस बार जो क्वेश्चंस उसमें दिए जा रहे हैं वो उसके नंबर्स ऑफ ज़्यादा हैं पहले की तुलना में। ओके। आप एक कास्ट सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऐड करना है उसमें, ठीक है, कि इस बार कास्ट सेंसस भी होगा साथ में। और कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजंस इसके बारे में ध्यान रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के ये शेड्यूल कौन सा शेड्यूल में है, कौन सा लिस्ट में है, ये सब थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। सेंसस एक्ट भी इसको गवर्न करता है, 1958 वाला। और इसके लिए ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक ऑफिस होता है, रजिस्ट्रार एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो या रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है सोनू। और आज इसीलिए डिबेट में मतलब न्यूज़ में आ गया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ऑब्जर्व किया कि जो सेल्फ डिक्लेरेशन है, क्या उसमें कोई ऑथेंटिकेशन का कुछ प्रिंसिपल पे सरकार विचार कर सकती है क्या, कि खुद से डिक्लेयर करते हैं अभी तक, क्या उसमें कोई ऑथेंटिकेशन का सिस्टम कुछ इंक्लूड किया जा सकता है। बस उसको सोचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एनकरेज किया है गवर्नमेंट को, ठीक है। अच्छा, ये बिहार इकोनॉमिक सर्वे, इसमें इस बार कुछ हाइलाइट्स बता दीजिए। हैंड रेस कर सकते हैं अगर किन्हीं को बोलना है तो। ओके राकेश, बोलिए। सर इस बार को जो जीडीपी की ग्रोथ रेट थी वो करेंट प्राइस पे 14.9 रही, और बेस प्राइस पे 9.1 रही थी सर। और इस बार 5 एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी गई है। 13.1% है ना शायद। यस सर। ये बजट बता सर्वे रहे के हैं सर। अनुसार 13.1 है, बजट के अनुसार वो है। ओके, तो ठीक है। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा। ओके, ठीक है। सर दो अलग अलग ईयर का है, एक तो पिछले इसी पिछले वाले ईयर का 14.9 है और इस जो 2024-25 है उसका 13.1 है। ओके, वही ठीक ना, है। वो सर्वे का है एक बजट। हम्म, ठीक है। तो अभी नहीं नहीं, इकोनॉमिक, दोनों इकोनॉमिक सर्वे का ही है। 2023-24 का 14.9% है और 2024-25 का 13.1% है। ठीक है। और जो 14.9 बात हो रही है वो सर ये 2025-26 का है बजट के अकॉर्डिंग, करंट प्राइस पे। ओके, तो इसमें क्या कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अगर बहुत सारे डेटा अगर पॉइंट हो जा रहा है तो कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। आप वो ईयर, डेट और सोर्स, इससे आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। अगर आपको किसी ने काउंटर किया तो फिर आप एग्जैक्टली आप कौन से ईयर का किस सोर्स का बता रहे हैं, वो अगर आप कोट कर देंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बिहार सर ये अभी, इकोनॉमिक्स, हाँ हाँ बताइए संतोष। बोलिए सर बोलिए। अच्छा, नहीं नहीं, पूछिए। सर ये अभी जो यूएस ट्रेड डील हुआ है और एक एप्स्टीन वाला इशू सामने आया है, इससे भी कुछ क्वेश्चन बन सकता है क्या सर, इतना कंट्रोवर्शियल टॉपिक से? बन सकता है सर, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का भी नाम आ रहा है इसमें। वही तो, वो एप्स्टीन में नरेंद्र मोदी जी का नाम आया है सर। तो उसमें एकदम उनका जो ये हमारे एक डिप्लोमेट है जिन्होंने इसका खंडन किया है, तो उनका जो लैंग्वेज है कितना सधा हुआ है। तो उन्होंने विदेश सिंपल कहा है कि सिर्फ नाम का मेंशन एक प्राइवेट फाइल में होने से ही ये मतलब होना जो है वो निंदनीय है, और ये बिल्कुल रबिश है, रिडिकुलस है, ऐसा कुछ उन्होंने बोला है। तो आप उसी को थोड़ा सा मतलब अपने भाषा में थोड़ा सा बता दीजिएगा कि वो एक प्राइवेट फाइल है, उसमें कोई अगर वो मान लीजिए एक डायरी है, किसी ने कुछ लिख दिया तो हम कैसे मान लें। तो वही चीज़ है, और कोई प्रूफ है नहीं। तो वही चीज़ है, वही आपका स्टैंड रहना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत ये कि एप्स्टीन कौन था, क्यों इतने न्यूज़ में है, तो वो थोड़ा बहुत आप लोगों को पता रहना चाहिए। और बिल्कुल पूछा जा सकता है, स्पेशली आईआर से रिलेटेड है तो पूछा जा सकता है। और जो अभी ट्रेड डील में जो आज टैरिफ को रिड्यूस किया गया है, 18% हो गया है, तो वो सब चीज़ें फिर से रिलेवेंट हो जाता है।
तो देखिए, करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका वही है, पूछा वही जाएगा आपसे जो कि चल रहा है। बस जो लास्ट के 3 दिन, जिस दिन भी आपका इंटरव्यू, लास्ट के 3 दिन में बस वो रेलेवेंट हो जाता है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है ना वो बस चेंज हो जाता है उस दिन के न्यूज़ के हिसाब से या फिर 2-3 दिन के न्यूज़ के हिसाब से। बाकी फिर आपका जो प्रिपरेशन है, ओपिनियन जिस तरीके से आप रखते हैं, आप हैंडल कर लीजिएगा। एट मैक्स ऐसा हो सकता है कि पहले क्वेश्चन में आप सॉरी बोल दीजिएगा कि आपको अभी एक दिन पहले का आपका न्यूज़ आपसे मिस हो गया, बट जो अगला फॉलोअप क्वेश्चन आएगा वो आप जरूर हैंडल कर लीजिएगा। ठीक है। तो यस सर। अभी जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे जो आया है उसमें एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट पर की बात की गई है, क्या है ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट? सर सर बताया सेकेंडरी जाए। सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है। ओके, ठीक। सेकेंडरी सेकंड। सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 26.8% हो गया है हम्म। बढ़कर। और ग्रोथ अभी एज ए करेंट प्राइस 11.1 हो गया है कांस्टेंट प्राइस। और करेंट प्राइस पे 15.5% का ग्रोथ दिखा गया है सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक। और बड़े राज्यों की तुलना में जो बिहार का भी ग्रोथ रेट है वो कितने स्थान पर है? सेकेंड सर। सेकंड। फर्स्ट पे कौन है? तमिलनाडु। ओके, ठीक है। और जो अभी ग्रोथ देखने को मिल रहा है बिहार की जीडीपी में, उसके कुछ फैक्टर्स बता दीजिए, कारक बता दीजिए। जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है। सर मत्स्य उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है, जो पहले की तुलना में शायद 3 गुना ज्यादा हो गया है सर। और जो दूध उत्पादन है सर, ये भी बढ़ा है। जो फल सब्जियों का उत्पादन है सर, इसमें भी बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। सर डेटा एग्जैक्ट नहीं याद है सर, ओके, लेकिन सर कोई ये और अटेम्प्ट करेंगे कि जो ग्रोथ रेट इतना हाई है उसके पीछे क्या कारण है, ड्राइवर्स क्या हैं? पहला ये हो सकता है सर कि जो बेस ईयर है उसका ग्रोथ रेट मतलब एब्सोल्यूट अमाउंट में कम है, तो अब अगर थोड़ा भी बढ़ेगा तो रेट बहुत अधिक दिखेगा। लगता है कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं पढ़े हैं, मतलब कारण प्रॉपरली इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ रहता है। मतलब ये ठीक है, आप जो बताएं ये सब तो है ही, बट वो लोग बहुत ही स्पेसिफिक कुछ रीजंस देते हैं। ठीक है, तो मेनली। सरकार हाँ, का जो अमरजीत बताइए। सरकार सरकार का इनिशिएटिव जो है सर, जैसे 7 निश्चय वाला योजना है या पहले से ही चलते आ रहा है कि अभी तक बजट में बिहार के जो भी विकास पे प्रावधान किया गया था, ये सब कुछ कार्य प्रदान किया। ओके, ठीक है। जो एक ये भी एग्जीक्यूटिव। था सर, शिफ्ट हाँ। इन मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी में सेकेंडरी का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा है। यस। तो जो इकोनॉमिक सर्वे है बिहार का उसने बताया है कि ये जो ग्रोथ रेट इतना हाई है उसके प्राइमरी ड्राइवर्स जो हैं उसमें सेकेंडरी सेक्टर का इंक्रीज्ड रोल हुआ, इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग का। उसके अलावा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन और रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स, इनने भी इनका भी इसमें योगदान है, और ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज का भी इसमें योगदान है सेक्टर का। तो बाकी जो आप बता रहे हैं ये बिल्कुल कॉमन सेंस ड्रिवन है कि इनमें अगर राइज होगा तो ग्रोथ हो ही जाएगा। लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे का अपना लैंग्वेज रहता है, जब वो बताते हैं कि ये बहुत हाई ग्रोथ है तब उसके बाद वो 2-3 लाइन लिखते हैं। उसमें उन्होंने लिखा है कि इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस तेजी से ग्रोथ के लिए। और जो सरकार ने लाइवलीहुड, रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो स्टेप्स लिए थे, और ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज सेक्टर, इनका ओवरऑल योगदान रहा है। इनका ज़्यादा योगदान रहा है तेजी से ग्रोथ करवाने में। फिर उसके बाद अब जैसे आप मत्स्य पालन बोले, ये सब बोले, तो ये सब एग्रीकल्चर के अंदर आ जाएगा। तो उस तरीके से आप इलेबोरेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये मखाना बोर्ड जो है वो किस जिले में स्थित है? दरभंगा ना सर। पूर्णिया। पूर्णिया सर, पूर्णिया। 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 ठीक है, ध्यान रखिएगा, दरभंगा बोला जाता है लोगों से, पर पूर्णिया है। कल एक बहुत ज़्यादा डिस्कशन में हुआ था कि मनरेगा से रिलेटेड, कल एक डिस्कशन चल रहा था मनरेगा और इसके वीबी जी राम जी।
तो कुछ लोगों का कहना था कि ऑल्दो 2-3 बार डिस्कस हो चुका है, बट जैसे था कि ये तो सिर्फ नाम ही बदल दिया गया है, पुराने वाले में ही क्यों नहीं इसको एडिट कर दिए या फिर उसी में सारे प्रोविजंस ला दिए। तो इसमें मतलब बहुत सारा आप लोग ऑलरेडी बता चुके हैं। तो लेकिन अगर आप सोचिए कि ये सवाल आपसे, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं और आपको ऑलरेडी मतलब आप ये सीनियर मान लीजिए सेक्रेटरी हैं, तब आपसे अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल अगर पूछा जाता, तो फिर आप क्या जवाब देते। तो एक मैं आपको एक लाइन ऑफ थॉट, कल डिस्कस हो चुका है अच्छे से, बट एक लाइन ऑफ थॉट आप बोल सकते हैं कि सिर्फ अगर आपसे पूछा जाता है कि सिर्फ नाम बदल दिए हैं या फिर ये, तो एक तो है कि ये जो 2047 का जो ये गोल है उसको अचीव करने के लिए हम लोग कुछ सिग्निफिकेंट रिफॉर्म मेजर्स ले रहे हैं, और उसको साधने के लिए सरकार जो है वो पुराने जितने भी स्कीम्स हैं या फिर जो भी है उसमें कुछ कुछ नए सुधार लाके उसको नए रूप में और ज्यादा ऊर्जा से और ज्यादा अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट कर कर रही है। तो इस क्रम में ये पूरा स्टेप्स लिया गया है। तो आप उस तरीके से ये दिखा सकते हैं उनको कि नवाचार लाया जा रहा है। और अगर वो पहला लाइन में आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ सर उसमें एडिट किया जा सकता था, परंतु नए जोश से नए भारत के निर्माण के लिए सरकार जो है वो प्रयास करने में इसको अ, ये पूरा रिफॉर्म करके, और जितने भी पास्ट से हमारे पास मनरेगा में ही जितने गुड प्रैक्टिसेस थे उसको इंक्लूड करके इसको आगे ले जाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये रिप्लेसमेंट से ज्यादा प्रोग्रेस की तरफ इंटेंट है। और बाकी फिर उसके बाद जो आपने मनरेगा के जो पॉजिटिव पॉइंट्स है सारे, सॉरी मतलब वीबी जी राम जी के जो स्पेशल फीचर्स हैं अभी जो नए वाले हैं, वो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। और आज का न्यूज़ में ये था कि हर पंचायत में एक प्लेग्राउंड बनाया जा रहा है, तो वो सब चीज़ें भी थोड़ा बहुत आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आज एक न्यूज़ था जिसमें कि जो डेवलपमेंट कमिश्नर हैं उन्होंने 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हाईलाइट की है कि जमुई में मतलब ये बेसिकली एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने पे उन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं। जैसे कि जमुई में चिया सीड्स को उगाया जाए, खगड़िया में सनफ्लावर की खेती की जाए, गया जी में कुसुम की खेती की जाए। तो ये सब थोड़ा बहुत आप ये ऑलरेडी कुछ कुछ आपके पास पॉइंट्स होंगे। अगर किन्हीं के पास कुछ अभी दिमाग में फीड हो सकता है तो आप बता सकते हैं कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए डेवलपमेंट कमिश्नर जो है उनका सजेशन था या फिर डिस्कशन में सामने आया कि जमुई में चिया सीड्स, खगड़िया में सनफ्लावर इत्यादि का उत्पादन किया जाए ताकि इसको बाद में हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकें। उन्होंने एक एम शॉप का कॉन्सेप्ट दिया, MSHOP। उसमें मार्केटिंग, स्पीसीज, हॉर्टिकल्चर, ऑयल क्रॉप्स, पल्सेस। एम शॉप का फुल फॉर्म हो गया मार्केटिंग, स्पीसीज, हॉर्टिकल्चर, ऑयल क्रॉप्स और पल्सेस। तो ऐसा नहीं बोल रहे कि आप वहां पे एम शॉप बताइएगा, पर आपके दिमाग में होना चाहिए कि एक्सपोर्ट रिलेटेड हो गया या फिर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो गया, सो उसके तरफ कहाँ जा रहा है। तो मार्केटिंग की बात आप कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑयल क्रॉप्स और पल्सेस। तो ये सारा आप, तो बाकी लोगों से मतलब ये आप नोट भी कर सकते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर पे फिर मछली पालन और इन सब से ज्यादा मतलब प्रेशर सिचुएशन में नहीं ध्यान आता है। तो वहां पे आप कुछ ये एम शॉप टाइप का अगर दिमाग में रखते हैं तो आप हैंडल कर पाएंगे, हॉर्टिकल्चर, ऑयल क्रॉप और पल्सेस। ठीक है, ये सब प्रायोरिटी रहने से किसानों की आय दुगुनी होना या फिर बेटर डाइवर्सिफिकेशन होना, ये सब चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। ठीक है। अच्छा, ये जियोलॉजी से रिलेटेड आज बहुत इम्पोर्टेंट ये एक न्यूज़ था, वो आप लोग देख लीजिएगा। ट्रैफोर्ड अवार्ड किसको मिला है? रामनाथ करके सर कोई थे। हाँ, वी रामनाथन। ठीक है। हम्म।
जो लोग भी ये जिनका आगे इंटरव्यू है वो लोग सेचल्स को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये 5 से 10 फरवरी तक वो भारत में रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए सेचल्स, इंडियन ओशन का पार्ट, ये सब थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। उनका नाम भी पता होना चाहिए आप लोगों को। पैट्रिक हरमनी नाम है उनका। हरमिनी, पैट्रिक हरमिनी। मणिपुर के बारे में न्यूज़ पढ़ लिया आप लोग? ऑल्दो आप लोग हैंडल कर लीजिएगा, पर एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ये हुआ है कि 2 बार राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल जो है वो अभी 13 फरवरी को दूसरी बार राष्ट्रपति कार्यकाल का जो अवधि है वो समाप्त होने वाली है। अभी 1 साल कार्यकाल बचा हुआ है 5 ईयर पीरियड में से। तो जो लास्ट 1 ईयर है उसमें बीजेपी ने डिसाइड किया है, उनके संसदीय बोर्ड ने, कि वहां पे फिर से सरकार बना ली जाएगी। ठीक है, इंस्टेड ऑफ मतलब इलेक्शंस। तो वहां पे अगर, ऐसे तो मणिपुर का आप लोग आंसर दे लीजिएगा, पर अगर कोई रीसेंट डेवलपमेंट कोट करना होगा तो आप बता सकते हैं कि 2 बार राष्ट्रपति शासन का जो कार्यकाल है वो अभी खत्म होने वाला है। अगर किन्हीं का 13 के बाद हुआ तो वो बता दीजिएगा कि खत्म हो गया। उस समय तक तो न्यूज़ दोबारा ये चलेगा, अगर सही में वो लोग सरकार बनाते हैं तो। ठीक है, उसके बाद एक साई स्ट्राइक करके सीबीआई का एक इनिशिएटिव है इसके रिलेटेड, साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए। ये इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटेड ये ऑपरेशन था, या जिसमें जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं उनका, उन पर एक साथ छापा मारा गया था इंडिया के डिफरेंट लोकेशंस पे। साई स्ट्राइक, साइबर का CY और स्ट्राइक। चांदी वगैरह के बारे में आपने देख लिया, गिर रहा है उसका वैल्यू। राजकोषीय घाटा वगैरह भी बातचीत हो गई थी कल। अभी कौन सा एग्रीकल्चर रोड मैप चल रहा है? फोर्थ एग्रीकल्चर। हाँ सर। ठीक। बाकी आप लोग न्यूज से एक एक पॉइंट्स थोड़ा बहुत नोट कर लिया कि बिजली की खपत अब कितनी हो गई है बिहार में पर कैपिटा? 363 374। किलोवाट। राइट। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो बिहार का है उसके चेयरपर्सन कौन है? श्री अशोक कुमार हैकर। ओके, प्रहलाद श्री का अशोक कुमार चौधरी। ये चौधरी अभी सर। ये भूमि सुधार मतलब राजस्व कर्मचारी, राजस्व अधिकारी लोग जो हैं वो लोग क्यों स्ट्राइक पे चले गए हैं? सर अनुमंडल राजस्व अधिकारी पद का जब से सृजन हुआ है सरकार के द्वारा, सर गुड। उसके प्रमोशन को लेके कि सर हमें मौका नहीं मिलेगा इस। राइट। गवर्नमेंट जो है उनका, उनकी मांग है रेवेन्यू ऑफिसर्स की कि हमें RO फिर CO उसके बाद DCLR बनने दिया जाए। और लेकिन जो विभाग है वो बोल रहा है कि हम आपको एक नया पोस्ट सृजित कर देते हैं, सब डिविजनल रेवेन्यू ऑफिसर का। तो वही वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इस तरीके से मतलब। तो उसी पर उन्होंने, सरकार ने जो है अभी तो फिलहाल आदेश पारित कर दिया है कि जो भी सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय होंगे वो उस विभाग में, हल्का कर्मचारी जो हैं सीनियर मोस्ट, उनको अभी CO का प्रभार दे दिया जाए या रेवेन्यू ऑफिसर का प्रभार।
तो इससे अभी टेम्पोरी मिटिगेशन किया जाएगा, बाकी डिस्कशन चल रहा है उन लोगों के बीच में। बस ये इशू पता होना चाहिए। बाकी बहुत ज़्यादा जो लोग आरओ हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटर में, उनको थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन में उनको थोड़ा सा ज़्यादा ये रेलेवेंट न्यूज़ हो जाता है। आप लोगों से इतना, बस इतना अगर आपको पता है कि क्या डिबेट है तो उतना बहुत है। बिहार दिवस भी मनाने के लिए अब अनुमंडल स्तर पे फंड मिलेगा, तो ये आपको इनडायरेक्ट रूप से कभी पॉइंट में यूज हो सकता है। अगर आपसे कुछ सवाल पूछा जाए कि आप अपने, आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी या फिर ऐसा कुछ, तो उसमें कहीं पर अगर आपके करंट से आप लिंक कर रहे हैं कि हम ऑर्गेनाइज करेंगे इवेंट्स जैसे बिहार दिवस, तो फिर वहां पे आपको बैकिंग मिल जा रहा है कि हाँ ठीक है, अब तो बिहार दिवस की फंडिंग भी सब डिवीजन लेवल पे रहेगी। तो ऐसे ही किसी पॉइंट को इलेबोरेट करते वक्त आप यूज कर सकते हैं इस टाइप की चीजें। ये लौरिया नंदनगढ़ स्तूप कौन से जिले में है? पश्चिमी चंपारण सर। वेस्ट चंपारण सर। ओके। सर डीसीएलआर का पोस्ट अलग से एक आ रहा है ना, 101 कुछ पोस्ट ऐसा सुनने हुआ है, डीसीएलआर का पोस्ट अलग से आएगा। मतलब अभी तक तो ऐसा नहीं था, बट अगर आ ही जाएगा तो फिर तो वो नया ही हो जाएगा। अभी तक क्या है कि बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से जो लोग हैं उन लोगों को डीसीएलआर का पद मिल जाता है, और कभी कभी कुछ सीओ को भी मिलता है। ठीक है, आई थिंक पीएसएलवी रिलेटेड आप लोगों को पता रहना चाहिए कि थर्ड लॉन्च की का प्रयास किया जाए, क्योंकि 2 बार फेल किया है। तो वो लोग दोनों बार कारण अलग अलग था, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ये इशू नहीं है। एक बार बस आप लोग पाकिस्तान वाले इशू पे एक बार डिस्कस कर लीजिए। कोई बता दीजिए कि अभी भारत को क्या करना चाहिए। भारत में तो आईसीसी को क्या करना चाहिए? भारत तो अभी यही बोला है कि हम वही करेंगे जो आईसीसी करेगा, तो आईसीसी को क्या करना चाहिए? सर आईसीसी को एक लिखित नोटिस भेजना चाहिए कि आप अपना जवाब जल्दी से जल्दी हमें सबमिट कीजिए कि आप शामिल होंगे या नहीं होंगे खेलने के लिए। उसके आधार पर सर वो आईसीसी अपना जो आगे की कार्रवाई है वो करेगी। चाहे वो इंडिया के साथ इंडिया में मैच ना खेलने को लेके जो भी उसको लेना होगा स्टेप्स वो लेगी, कि पर्टिकुलर केवल इनका कैंसिल किया जाए या फिर पूरी टीम को बाहर किया जाए। हम्म। सर आईसीसी को जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसके साथ मीटिंग ऑर्गेनाइज करना चाहिए, उससे बातचीत करना चाहिए, और उसका जो डिसीजन है उस हिसाब से ये बात करना चाहिए कि पाकिस्तान आगामी मतलब जो इंडिया के साथ मैच होगा वो खेलेगी या नहीं, क्योंकि इससे तो लॉस बहुत बड़ा होगा, चाहे पाकिस्तान को हो चाहे इंडियन टीम को। और इंडिया की तरफ से तो कोई ऐसा मिसकम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि इंडिया पहले भी उसके साथ अलग कंट्रीज में मैच खेल चुकी है। तो ये बातें उनको वहाँ के जो अथॉरिटीज है उनसे बताना चाहिए आईसीसी को, फिर आईसीसी क्लियर करेगी सर जो भी। ओके। किन्हीं किन्हीं ने ये टेक्निकल, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा या फिर हम आपको एक बार डिस्कस कर देते हैं कि अगर अ, बातचीत के क्रम में अगर आपको ये बात पता हो तो बोल सकते हैं कि ऑलरेडी आईसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई, इनके बीच में 2027 तक भारत पाकिस्तान के बीच में जो भी मैच होगा वो हाइब्रिड मॉडल में खेलने पर सहमति हो चुकी है। हाइब्रिड मॉडल मतलब कि किसी और ग्राउंड पे, न्यूट्रल ग्राउंड पे हम लोग खेलेंगे। तो ये ऑलरेडी उनके बीच में एक एग्रीमेंट है। तो अभी वाला जो चीज़ है ये सेलेक्टिव बॉयकॉट है। तो कुछ आप इसी तरीके से बोल सकते हैं कि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान और भारत के ऑलरेडी सहमति से ही ये अभी जो श्रीलंका में जो मैचेस शेड्यूल हुए हैं वो ऑलरेडी उसी सहमति का ही नतीजा है कि भारत पाकिस्तान में नहीं खेलने जा रहे, तो पाकिस्तान ने भी बोला हम भी नहीं खेलने आएंगे। तो एक थर्ड कंट्री हाइब्रिड मॉडल के अंतर्गत श्रीलंका चुना गया, वहां पे उनका मैच शेड्यूल किया गया। अब वो वहां पे भी, क्योंकि उन्होंने लिखित रीजन नहीं बताया है, बट
और आगे इंडिकेशन भी दे रहे हैं कि नहीं बताएंगे। बट उन्होंने अभी सेलेक्टिव बॉयकॉट कर दिया है कि हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे, थर्ड ग्राउंड पे भी, थर्ड पार्टी या थर्ड कंट्री में भी। तो ये ऑलरेडी उसका भी उल्लंघन है, मतलब एक उन्होंने अंडरस्टैंडिंग बनाया उसका भी। तो ये आपको एक थोड़ा सा बस हम बैकग्राउंड बता दिए कि 2027 तक अ, इंडिया और पाकिस्तान और आईसीसी में एक अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट था कि हम लोग थर्ड ग्राउंड पे खेलेंगे। तो इससे बहुत सारे इकोनॉमिक लॉसेस भी होगा। अ, लगभग 2200 करोड़ का लॉस होने का चांस है। तो इसीलिए आप इतना आपने बता दिया, फिर आप स्टैंडर्ड अपना ले सकते हैं कि जो आप बता रहे थे कि डिस्कशन करना चाहिए पीसीबी के साथ और बाकी जो भी एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है। सर अगर बोल दिया जाए वहाँ कि पीसीबी पे तो डायरेक्ट अधिकार सर वहाँ के गवर्नमेंट का ही है, जो होम मिनिस्टर है वही उसके पीसीबी के चेयरमैन है। तो आप पीसीबी से बात करके क्या कीजिएगा जब गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व है तो, अगर ये सब चले तो। हाँ तो लेकिन यहाँ पे आपका बात का वैल्यू कम थोड़ी हो गया। नेगोशिएशन, बातचीत करना, ये तो हाईएस्ट फॉर्म है। यस सर। आपने ये पक्ष रख दिया, अब वो आपको काउंटर कर रहे हैं, तो फिर वहां पे आप बोल दिया कि सर ये दुखद है, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। बस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, खेल भावना, टीम स्पिरिट, इन सब चीजों का को ऊपर रखना चाहिए बस। यस। वैसे भी सर बोर्ड में तो कम्युलेटिव डिसीजन होता होगा ना। हाँ बिल्कुल। और वो भी डिस्कशन आपने शायद अजहर ने ही कल बताया था कि ऑलरेडी वहां पे कुछ 22-24 मेंबर रहते हैं, उसमें से 22 मेंबर्स ने डिसाइड किया, तो फिर वो म्यूचुअली एग्रीड हो जाता है। तो यही जी सही। सर। ओके, ठीक है फिर। ये हम लोग आज का सेशन करंट अफेयर्स का रैप अप करते हैं और मॉक इंटरव्यू की तरफ जाते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट सेशन जो भी होगा वो हो सकता है कि अभी अभी मुझे क्लैरिटी नहीं है फिर कब होगा, बट हम लोग मैसेज के माध्यम से इनसे अभी जुड़े रहेंगे। ठीक है, फिर जैसे ही समय ठीक मिलता है आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। ओके। सर, डायरेक्ट कॉल कर लेंगे। सर वो न्यूज़ वाले आर्टिकल्स तो आते रहेंगे ना? हाँ मतलब ट्राई करता हूँ, क्योंकि 2 दिन तो मुझे वहाँ पे सेटल होने में और इन सबों में लगेगा। तो इसीलिए देखता हूँ, लोगों ने, सभी कैंडिडेट्स ने बोला है कि किसी और समय भी भेजने से, तो मैं ट्राई करूंगा अगर कभी भी ऐसा फ्री रहूंगा तो। ठीक है। यस सर। और सर 7 को सुबह अगर हो पाए तो भिजवा दीजिएगा, क्योंकि उस दिन पेपर पढ़ के जाना पड़ेगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। मतलब अभी कुछ भी नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि अभी तक मैं अपने होम टेरिटरी में था, अभी मैं कहीं और जा रहा हूँ। तो इसीलिए देखता हूँ, पर इतना ऑलराइट। है कि इतने दिनों में आप ये एहसास, मतलब इतना है कि अगर हमको पर्सनली ये काम जो हम करते हैं ये हमको बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए अगर सर मेरे आप पास कहाँ जा थोड़ा रहे हैं सा भी, सर? सॉरी टू इंटरप्ट सर। अभी तो प्रोबेशन पीरियड है, तो इसीलिए आई थिंक थोड़ी देर में आपको मैं पर्सनली बता दूंगा। ठीक है। ओके। ओके सर। हाँ तो प्रोबेशन पीरियड रहेगा, थोड़ा दिन देख लेते हैं कंपनी फिट, वो मतलब कैसा लगता है, उसके बाद फिर अपडेट कर देंगे। बायोमीथेन बायोगैस बायो फर्टिलाइजर बनाने की कंपनी है, जो कि ऑयल गैस एंड मार्केटिंग कंपनी को ये प्रोडक्ट सप्लाई करती है। मतलब अ, यही काम है। ओके, ठीक है। तो प्रिया रंजन, आप प्रेजेंट हैं? प्रिया रंजन, ओके, ठीक है। सुप्रिया, आप प्रेजेंट हैं? यस सर। ओके,
अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। जी सर। ओके। कहाँ से आप ज्वाइन कर रहे हैं? जी सर, घर से। हाँ मतलब, ओके ठीक है, कंफर्टेबल हैं? जी सर। अपना एक संक्षिप्त परिचय दे दीजिएगा बिना नाम बताए हुए। जी सर। सर, मैं बिहार में गया की निवासी हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गया के केवी नंबर 2 से संपन्न की है। तदुपरांत स्नातक मगध यूनिवर्सिटी बोधगया से संपन्न की है। ओके। आपका स्नातक किस साल हुआ था? सर, 2017। तब से अभी तक क्या कर रहे हैं? सर, मैंने कुछ साल प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया है। सर, फिर कोविड के टाइम से मैं जब घर आ गई तो 2020 से मैं बीपीएससी की तैयारी में संलग्न हूँ। ओके। आपको नहीं लगता बहुत ज़्यादा समय लग गया? आप केमिस्ट्री से आपने ऑनर्स किया है, ये भी केमिस्ट्री बहुत ही मतलब इसके बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी रहते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों आना चाहते हैं? जी सर, एडमिनिस्ट्रेशन में आने का मेरा एकमात्र मकसद है वर्सेटैलिटी। सर, इसमें बहुत सारे क्षेत्रों से रूबरू होने का मौका मिलेगा, बहुत सारे फील्ड में काम करने का मौका मिलेगा और अपने नीति निर्माण और डिसीजन मेकिंग क्षमताओं से मैं खुद को चुनौती देना चाहती हूँ और इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ। जनता से सीधे जुड़ने का भी मौका मिलेगा। ओके। आपका क्या है पोस्ट प्रेफरेंस? सर, पहले बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बिहार पुलिस सर्विस और मद्य निषेध प्रोहिबिशन रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। सर, 4th नंबर पे बिहार प्रिजन सर्विस, 5th नंबर पे बिहार फाइनेंस सर्विस। ओके। अच्छा, ये एक केमिस्ट्री भी आपने आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, तो अ, ज्योति हम आपका क्वेश्चन बाद में ले लेंगे, ठीक है, जो आप पूछ रहे हैं उनसे। तो आप एटॉमिक नंबर और मास नंबर में क्या अंतर होता है? सर, एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट की उस अवस्था को कहते हैं जिसपे वो एक सीरीज में अरेंज किया जाता है और एटॉमिक मास उसके मॉलिक्यूलर वेट को कहते हैं। ओके ठीक है। ये आइसोटोप का जो केमिकल बिहेवियर होता है वो लगभग सेम होते हैं, ऐसा क्यों? सॉरी सर, फिर से। आइसोटोप्स जो होते हैं उनके जी केमिकल बिहेवियर सेम होते हैं। कुछ जी आइसोटोप सर। का एग्जांपल बता सकते हैं? जी सर, हाइड्रोजन जिसमें ड्यूटियम, ट्राइटियम, प्रोटियम, हाइड्रोजन का आइसोटोप्स हैं। सर, ओके। ऑक्सीजन के भी 2 आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन के? सर, कार्बन के सॉरी सर, याद नहीं आ रहा है। ओके, ठीक है। कार्बन 14 डेटिंग क्या होता है? सर, कार्बन डेटिंग जीवाश्मों की आयु की गणना की जाती है कार्बन डेटिंग से। ओके। क्या होता है हाइफ लाइफ कार्बन का? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड और जी सर। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, इसमें क्या अंतर होता है? सर, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एसिड की बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था होती है जिसमें कोई भी वो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड नहीं किया जाता है और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इसको कहते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड में कुछ मात्रा में हम वाटर को ऐड कर सकते हैं लेकिन वो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें वाटर की मात्रा होती है लेकिन कुछ कम होती है। जी सर, अच्छा, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ। कुछ इसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का भी आप मेंशन करना चाहेंगे? सॉरी सर, ध्यान नहीं है। अच्छा, ठीक है। बफर सॉल्यूशन का क्या काम होता है? सॉरी सर। कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल बता दीजिए। सर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन सॉरी सर। कोई बात नहीं है, एंडोथर्मिक रिएक्शन? सर, डेफिनेशन पता है लेकिन रिएक्शन मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ओके ठीक है, कोई बात नहीं है। आपका
हिस्ट्री ऑप्शनल रहा है। जी सर। तो आप कौन से शासक या शासनकाल आपको पसंद है? सर मुझे अकबर का शासनकाल काफी पसंद आता है। अच्छा, उनके कुछ नीतियां बता दीजिए जो आपको पसंद हैं। जी सर, जैसे उन्होंने जजिया को हटाया था, तो उनकी धर्मनिरपेक्षवाद जो नीति थी, सभी धर्म को बराबर वैल्यू देना, वो मुझे काफी पसंद आता है। सर उनकी नीति, वो काफी एक कुशल सेनापति थे, तो इस कारण वो अपनी सेना का नेतृत्व भी काफी बढ़िया तरीके से करते थे। सर कुछ चीजें और मुझे अकबर की पसंद ये थी कि वो एक पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी वो अपनी कुशलता, अपने युद्ध नीति, अपने कौशल और अपने ज्ञान और विवेक का प्रयोग करके एक इतिहास में एक सही और एक सुदृढ़ राजा बनकर उभरे थे। तो सर इससे हमें ये पता चलता है कि एक कुशल राजा या एक कुशल नेतृत्वकर्ता बनने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। हमें साहस, सहानुभूति और एक प्रॉपर वे में संवाद का तरीका आना चाहिए। अच्छा, ठीक है। ये तो आपने अकबर के बारे में बहुत सारी बातें बताई। जी सर। अकबर को अकबर द ग्रेट भी कहा जाता है। जी सर। अशोका को भी अशोका द ग्रेट कहा जाता है। जी सर। आपके हिसाब से इन दोनों में कौन ज्यादा ग्रेट है? सर दोनों अपने-अपने क्षेत्र में ज़्यादा ग्रेट हैं, तो तुलना करना थोड़ा-सा कठिन है। चूँकि मैं अकबर से कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस्ड रहती हूँ, तो मुझे अकबर पसंद है, लेकिन सर काम में किन्हीं की भी कमी नहीं थी, दोनों अपने-अपने क्षेत्र में काफ़ी कुशल हैं। अच्छा, किन्हीं एक को चुनना हो तो उनके कार्यों के हिसाब से, या फिर उनके पीरियड के हिसाब से? सर दोनों की अपनी-अपनी उपलब्धियाँ हैं, दोनों के अच्छा, अपने-अपने मतलब आप कार्य नहीं हैं। चुनेंगी? सर दोनों के अपने कार्य हैं, लेकिन मैं सर कुछ ज़्यादा ही इंस्पायर्ड हूँ अकबर से, ओके, क्योंकि ठीक मुझे है। तो मैं चुनूँगी। ये आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रोंज एज सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? सॉरी सर। अच्छा, ठीक है। आप बता सकते हैं कि हड़प्पा काल या इंडस वैली काल में किस प्रकार के पॉटरी मिले थे? सर मृदभांड से तात्पर्य है आपका? हाँ। जी सर, लाल और काले मृदभांड का प्रयोग होता था, ऐसा साक्ष्य में माना गया है। ओके, ठीक। ये लेटर वैदिक सिविलाइजेशन, इस समय किस प्रकार के मृदभांड मिले थे? सॉरी सर। बुद्धा के काल में? सॉरी सर। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं है। अशोक के इंस्क्रिप्शंस में अधिकतर कौन सी लिपि मिलती है देखने को? सर ब्राह्मी लिपि। ओके। और भाषा कौन कौन सी देखने को मिलती है? सर चूंकि अशोक बौद्ध धर्म से ज्यादा इंस्पायर्ड थे, तो पाली भाषा का प्रयोग होता था। सर मैं फिलहाल यही। उनके अभिलेखों में जो इंस्क्रिप्शंस होते थे उसमें? सर शायद अनुमान कर सकते हैं सर। हाँ, बताइए। सर शायद प्राकृत भाषा का प्रयोग ओके, होता है। ठीक है। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में मनसब का क्या मतलब होता है? सर मनसब सैनिक जो सेनापति होते थे, तो सैनिकों को वेतन के जगह मनसब प्रदान किया जाता था, जिसमें सर भूमि का टुकड़ा होता था, जिसपे उन्हें उनसे राजस्व इकट्ठा करके उनका एक तरह से वो ओके, ठीक है। ये जात और सवार, इसके बारे में आपने सुना है क्या? सॉरी मेरी आवाज, नेटवर्क इशू है क्या मेरे एंड से? आवाज आ रही है क्या? ये सर आपकी आवाज़ आ रही है सर। ओके। शुक्रिया मैम की सर
नहीं आ रही अच्छे से। ठीक ठीक, ओके। फिर से मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। जात और सवार रैंक क्या होता था? आई थिंक नेटवर्क इशू है। हाँ हेलो। सुप्रीम। हाँ जी सर हेलो। अब। जी सर। हाँ ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जी सर। जात और सवार में, सवार के बारे में सुने हैं, ये क्या होते थे? सॉरी सर, इसके बारे में ध्यान नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। 1857 की क्रांति के इमीडिएट कॉजेज, तुरंत वाले, तात्कालिक वाले कारण क्या थे? सर तत्कालिक कारण इनफील्ड राइफल में जो कारतूस का प्रयोग होता था वो चरपीदार कारतूस का प्रयोग होता था, और ऐसा उस टाइम माना गया था कि उस कारतूस में सर एक विशेष प्रकार की चर्बी का प्रयोग किया जाता था, जिसमें दो विशेष प्रकार के समुदाय के लिए ये थोड़ा अपमान माना जाता था उन लोगों के लिए। तो उन्होंने इस चीज का विरोध किया था, क्योंकि सेना में दोनों संप्रदाय के लोग शामिल थे, तो क्या उन्होंने इस। 1857 के विद्रोह को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जा सकता है? जी सर। सर जी सर, इसको कहा जा सकता है। कैसे, मतलब इस पर तो डिबेट है ना। जी सर, इस पे डिबेट है। सर इसके पक्ष का डिबेट ये है कि ये इतना बड़ा और व्यापक विद्रोह माना जाता था, जिसमें लगभग एक क्षेत्र से लोगों ने प्रतिनिधित्व किया था। तो इस कारण जिससे अंग्रेजों को बहुत तरह की अपनी नीतियां बदलने की, कुछ नीतियां भारत के हित में लाने के लिए बहुत सारे प्रयास बाद में किए थे 1857 के विद्रोह के बाद। इसका पक्ष का तर्क था। लेकिन सर इसके विपक्ष में तर्क ये था कि 1857 के पहले से भी भारत में छिटपुट विद्रोह हुआ करते थे, जिस कारण अंग्रेजों पे दबाव बढ़ा था। और दबाव बढ़ते बढ़ते अंत में 1857 में दबाव थोड़ा ज्यादा बढ़ गया। तो विपक्ष का तर्क कि ये पहला विद्रोह तो नहीं है, लेकिन एक विशेष प्रकार का विद्रोह है। ओके ठीक है। आपकी हॉबी, आप अपना चाहें तो कैमरा ऑफ कर सकते हैं, आपका नेटवर्क इशू आ रहा है, तो उससे आपका, आपकी वॉइस ज़्यादा क्लियर आएगी। ठीक। ओके। सर मेरी आपकी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। आपका जो आपकी हॉबी है रीडिंग हिंदी पोइट्री। जी सर, पोइट्री पढ़ना पसंद है। इसके साथ साथ मुझे खाना बनाना, यूट्यूब से नई नई चीजों, रेसिपीज को ये भी पसंद है। इसके अलावा सर मैं मुझे लोगों से बातचीत करना भी काफी पसंद है। ओके। आपको खाना बनाना पसंद है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपने खाना बनाया, उसमें नमक बहुत ज़्यादा पड़ गया, जी और सर। पर आपको बिना क्वांटिटी बढ़ाए हुए उसका नमक कम करना है या फिर नॉर्मल पिलाना है, तो क्या कर सकते हैं? सर तो सबसे पहले मैं देखूंगी कि मेरा लिक्विड वाले खाने में नमक तेज हुआ है या मेरा सॉलिड वाले खाने में नमक तेज हुआ है। अगर वो लिक्विड जैसे दाल या फिर इस तरह की चीजों में अगर नमक तेज होता है, तो सर हम आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर उसमें डालते हैं, जिससे वो नमक एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ओके। उसमें नमक बैलेंस हो जाता है। और अगर सॉलिड वाली चीजों में नमक तेज होता है, तो सर इसमें हम खटास बढ़ा देते हैं। हम लेमन जूस का या विनेगर का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे सर काफी हद तक हम बैलेंस कर सकते हैं। ओके। तो आपका फेवरेट डिश जो आप बनाती हो, मतलब लोगों को जो पसंद आता है, क्या है वो?
सर मैं हर तरह की चीजें बनाती हूँ, लेकिन मुझे ज्यादा मजा आता है बिहार की क्षेत्रीय चीज या स्थानीय चीजों को बनाकर, जैसे दल पिट्ठी, पिट्ठा, ठेकुआ। सर इन चीजों को मैं एक ढकनेसर बनता है हमारे तरफ। सर इन हम्म। चीजों को बनाने में मुझे काफी अच्छा, अच्छा लगता आप हिंदी पोएट्री भी पढ़ते हैं। आपके फेमस, सॉरी, आपके फेवरेट पोएट कौन है? है। सर मैं ऐसा विशेष प्रकार से पोएट्री नहीं पढ़ती हूँ। बस कभी नजर आ गया तो कुछ दो लाइनें पढ़ ली, कुछ देशभक्ति पोएट्री हुआ तो वो पढ़ लिया। स्कूल में काफी मैं इन चीजों में एक्टिव रहा करती थी, तो उसके लिए सर काफी सराहा जाता था। तो इस वजह से तो सर मैं सभी के पढ़ती हूँ। फिर भी अच्छा, ठीक है। अगर ये दुष्यंत कुमार की कुछ रचनाएं पढ़े हैं आप? सॉरी सर, इनकी तो नहीं पढ़ी। ओके। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, इन जी सर। इनके बारे में सुने हैं? जी सर। अच्छा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? सर ये बिहार के निवासी रहे हैं, लेकिन सर इनके बारे में मुझे प्रॉपरली पता नहीं। इनकी एक कविता सर मैं पढ़ा करती थी, वो मुझे काफी पसंद आती थी। अ, सर वो कलम आज उनकी जय बोल वाली कविता। सर मैं पर्टिकुलरली उतना अ, जानकारी नहीं रखती हूँ, बस मैं देखती हूँ, पढ़ती हूँ, तो सुनती हूँ, तो सुनाती हूँ लोगों को, तो ऐसा पसंद आता है। अच्छा, मतलब रश्मि रथी वगैरह किस विषय पे है, ये सब जानकारी नहीं है आपको? नो सर, ये सब जानकारी नहीं है। ओके। तो क्या कोई पोएम आप ये रिसेंटली कुछ लिखे हैं या सुनाना चाहती हैं? जी सर, एक पोयम मुझे काफी पसंद आता है, राम, जैसा कि आपने कहा, रामधारी सिंह दिनकर का, कि कलम आज उनकी जय बोल, जला हस्तियां बारी बारी, छितकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिया नहीं गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। ओके। क्या इसका आशय हुआ? सर इसका आशय हुआ कि इसमें कहा गया है कि जो लेखक हैं वो कहते हैं अपने आप को, या अपने कलम के माध्यम से कहते हैं कि हमें उनकी जय जयकार करनी चाहिए, जो हमारे लिए स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिए, हमारे लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किए, हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दिए। हमें उनका गुणगान करना चाहिए, हमें उनके बारे में लिखना चाहिए, उनके बारे में अपनी आने वाली पीढ़ी को बताना चाहिए कि कैसे उन्होंने अपनी जान पे खेल के भारत देश को आजाद कराया। और हम जब आजादी के इस वातावरण में सांस ले रहे हैं, तो इसके पीछे किसी और का नहीं, हमारे स्वतंत्रता सेनानी का ही योगदान है। ओके। ठीक है। आपके हिसाब से बिहार में महिलाओं की स्थिति कैसी है? सर बिहार में वर्तमान में महिलाओं की स्थिति अच्छी है, इसमें सुधार हो रहा है, परंतु कुछ और सुधार करने की आवश्यकता है। ओके। अ, कुछ तीन सुधार बता दीजिए। जी सर, जो हो चुके हैं या जो मैं करना चाहती हूँ। आप जो करना चाहते हैं। सर महिलाओं को सुधार में सबसे पहला मैं सर मैं 100% लिटरेसी महिलाओं का रखना चाहूंगी बिहार में, जो कि काफी कम है। तो सर मैं सबसे पहले उन्हें साक्षर करना चाहूंगी। दूसरी चीजें सर, मैं इंडिपेंडेंस बनाना चाहूंगी। एजुकेशन के बाद मैं उन्हें उनकी जीविका का आय, या फिर वो अपने पैर पे खड़ी हो सके, इन चीजों में सर मैं उनको सशक्त करना चाहूंगी। ताकि इसके साथ साथ सर मैं उन्हें उनकी सुरक्षा की फैसिलिटीज को भी पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहूंगी कि वो हर क्षेत्र में, हर एक बिहार ही नहीं, देश के हर एक कोने में सुरक्षित महसूस कर सके, वो खुल के जी सके, अपने कामों को कर सके। तो इन चीजों के चल सर मैं करना चाहूंगी। ओके, ठीक है। ये आपके आपके पर्सनालिटी के कुछ सबल और पक्ष और दुर्बल पक्ष बता सकते हैं? जी सर। सर मैं अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात करूं तो सर मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, मैं लोगों को कन्विंस अच्छे से कर सकती हूँ। सर दूसरी चीज है कि मुझे स्टेज फियर नहीं है, क्योंकि मैं अपने विद्यालय में काफी वाद विवाद या पोएट्रीज में भाग लिया करती कुछ थी। वीकनेस बता दीजिए।
सर वीकनेस है कि सर मैं कुछ ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ चीजों को लेके। तो सर ये चीजों को सर मैं अपने वीकनेस कहना चाहूंगी। और सर थोड़ा मैं चीजों को लेके कभी कभी एक्स्ट्रा परफेक्शन दिखाने लगती हूँ, जिस वजह से सर थोड़ी प्रायोरिटीज मेरी कभी कभी हिल जाती है परफेक्ट अचीव करने की वजह से। आपको नहीं लगता है कि ये दोनों ही एक कुशल एडमिनिस्ट्रेटर बनने में बाधक साबित हो सकते हैं? सर बाधक साबित नहीं हो सकते, क्योंकि मैं इस चीज पे काम भी कर रही हूँ। थोड़ा अपने आप को सर मैं स्ट्रांग बना रही हूँ। और सर कहीं ना कहीं ये मुझे योगदान दे सकता है कि अगर मैं इमोशनल हूँ तो मैं मानवता को देखूंगी, मानवता के नाते मैं डिसीजन ले सकती हूँ, चीजों को समझ सकती हूँ, एक कोमल हृदय से देख सकती हूँ चीजों को। और सर जहां तक अब ओवर परफेक्शन लाने की चीज है, तो ये कहीं ना कहीं ये सर मेरे फेवर में जाएगा कि चीजों को एक ढंग से या एक व्यवस्थित करने के क्रम में मैं काम करूंगी उस चीज से। हाँ फिर चीजों को अगर सर प्रायोरिटी करने की चीजें हैं तो सर मैं प्रायोरिटाइज करने के लिए मैं थोड़ा काम करूंगी इस पे, कि ताकि मेरी प्रायोरिटीज ना हिले। ठीक है। आप मान लीजिए आप एक डीएसपी के रूप में तैनात हैं, डीएसपी ट्रैफिक, और जी सर। एक आपके सब इंस्पेक्टर हैं जी सर। जो कि ट्रैफिक मैनेजमेंट के दौरान कुछ इशू हुआ और उन्होंने सामने वाले एक बाइक पर एक चल रहे थे सिटीजन, उनको थप्पड़ मार दिया, जी जिससे कि सर। वहां पर जो आसपास की जनता है वो भड़क गई कि आप फाइन लगाना है तो फाइन लगाइए, थप्पड़ क्यों मारे आप। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? सर सबसे पहले कि अ, ये मानवीय मूल्यों के खिलाफ है कि दंड देने का हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। तो और फिजिकली दंड तो हम नहीं दे सकते। सर इस चीजों पे मैं उन्हें समझाऊंगी कि हमें इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए लोगों से। सर मैं सबके सामने तो उनको अपमानित नहीं करूंगी, क्योंकि सर मैं सबके सामने मैं चीजों को पहले शांत करने की कोशिश करूंगी, चीजों को समझाऊंगी कि गलती हो गई है इनसे, अब से मैं कोशिश करूंगी कि ये चीजें ना हो। लेकिन सर मैं साथ ही साथ लोगों को भी बताऊंगी कि आप इस तरह के रूल्स ना तोड़े, क्योंकि जो भी कार्यकर्ता कार्य करते हैं उस क्षेत्र में, तो उन पे बहुत तरह का वर्कलोड वर्क प्रेशर होता है। तो कभी कभी रिफ्लेक्स एक्शन में चीजें दिख जाती हैं। तो थोड़ा आप अपनी तरफ से भी ध्यान दें, मैं लोगों को समझाऊंगी। सर फिलहाल तो मैं वहां पे चीजों को मैनेज कर लूंगी, कंट्रोल कर लूंगी। लेकिन सर मैं बिहाइंड द कर्टन्स जिसको बोलते हैं, बिहाइंड द कर्टन्स मैं उन्हें समझाऊंगी। सर अगर जरूरत पड़ेगी तो थोड़ी फटकार भी लगाऊंगी कि आप इस तरह से अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि लोग हमारे भरोसे चल रहे हैं। अगर हम एक अपनी कुशलता नहीं प्रदर्शित करेंगे तो लोगों का भरोसा हम पे से उठ जाएगा। तो इन चीजों को आपको ध्यान देना चाहिए। सर मैं उन्हें एक तरह का वार्निंग भी दूंगी कि अगर दोबारा ऐसी चीजें देखने को मिली तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ओके, थैंक यू। आपका इंटरव्यू ओवर हुआ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सर कुछ बोल सकते हैं? हाँ, बताइए। सर इतना पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, लेकिन पता नहीं जब कोई पूछ रहा है तो कुछ ना कुछ। सर अब ये हम 12th क्लास का केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, लेकिन सर बेसिक बेसिक चीजों का सर डेफिनेशन ही भूल जा रहे हैं। तो समझ ही नहीं आ रहा है कि उसमें क्या बोले। नहीं, तो इसमें आपको बेसिकली रिवीजन करते रहना है। आपका सेकंड फेज में है इंटरव्यू, इसीलिए आपके पास समय है। ठीक है, हो सकता है आपने अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ाई शुरू किया होगा, तो इसीलिए आपके पास समय है। इसी तरीके से प्रैक्टिस करते करते, मतलब कॉमन सवाल होते हैं, आइसोटोप वगैरह है, ये सब धीरे धीरे करके आपका प्रैक्टिस होते जाएगा, तो आप और बेहतर परफॉर्म करने लगेंगे। बाकी अ, थोड़ा सा आपको और मेहनत करने की जरूरत है, इस सेंस में कि थोड़ा मॉक वगैरह दे दीजिए और भी जगहों पे। और क्योंकि आप अभी लॉन्ग आंसर्स बोलती हैं, ठीक है, लंबा जी आंसर आपका रहता है। ऑल्दो बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि आपकी जो पर्सनालिटी है या फिर आप जिस तरीके से आप अपनी बातें रख रही हैं, जो आपके चेहरे पे हल्की से एक स्माइल भी रहती है, तो वो सब पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो कि आपके मतलब
व्यक्तित्व का पॉजिटिव पॉइंट्स है जो कि मार्क्स अवार्ड करने में मदद करेगा। बस मुझे लगता है कि आपको अभी प्रैक्टिस करना चाहिए शॉर्ट आंसर बोलने का। फिर उसके बाद आप अभी चूंकि बहुत ही कम आपने शायद प्रैक्टिस किया, इसीलिए आप कुछ लाइंस जो हैं, जैसे कि आपसे पोइट्री के बारे में पूछा गया था, तो आप बोल दिए कि कुछ पढ़ लेती हूँ, कुछ देख लेती हूँ, कुछ सुना देती हूँ, कुछ सुन लेती हूँ। इस टाइप का मतलब लैंग्वेज जो है वो आपको अवॉइड करना है, ठीक है। अगर आपने पोइट्री अगर बोला है तो फिर आपको थोड़ा सा मतलब वो ग्रेविटी मेंटेन करना है कि अ, उनको उन्होंने क्वेश्चन पूछा, आप नहीं आंसर कर पाए। अगर उन्होंने पूछा कि आप क्यों नहीं आंसर कर पाए, तब फिर आपको आंसर देना है, लेकिन शुरू से ही डिफेंसिव नहीं होना है कि ये कारण है, ये कारण है। और अगर डिफेंसिव होना भी है तो इस टाइप का मतलब आप कोशिश कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा नहीं बोलें इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। और जी सर। कुछ कुछ जगहों पे आप जैसे खाना बनाने के क्रम में आपने जैसे बोला कि मज़ा आता है, तो ये सब वर्ड जो है वो थोड़ा सा मतलब वहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा इनफॉर्मल जी सर, सॉरी कन्वर्सेशन की सॉरी सर। तरफ नहीं, जी सर, मतलब सॉरी ठीक है। सर, नहीं उसमें बोलना अभी ये तो प्रैक्टिस का पार्ट है, इसमें सॉरी का है ही नहीं, ठीक है। चाहिए। तो जी सर, जी। बस ये एक था कि वहाँ पे आप कुछ और वर्ड से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रेंथ वीकनेस पे भी थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। इमोशनल जो आपने बताया या फिर परफेक्शन का, तो ये सब में थोड़ा सा आपको और जो भी बोलिए थोड़ा शॉर्ट लाइंस में बोलिए। आपने जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन किया था उसका भी आंसर आपका अच्छा है। लास्ट में जब हम आपसे पूछे कि सस्पेंड के बारे में, तो आपने थोड़ा एक दो लाइन एक्स्ट्रा बोला, पर बाद में आपने बोल दिया कि अगर दोबारा ये ऑफेंस अगर होता है, दोबारा करते हैं, तब हम उनको सस्पेंड करेंगे। अभी तो इसीलिए वहां पे आप मतलब ये फटकार वगैरह जो है उसके जगह पे आप कुछ और माइल्ड वर्ड्स यूज कर सकते हैं। फटकार इन द सेंस कि आप और बोल सकते हैं कि हाँ उनको समझाएंगे या फिर ये सब चीज़ है। तो ठीक है। ओवरऑल मुझे लगता है कि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका बहुत इम्प्रूव कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी आपका फर्स्ट मॉक था तो इसीलिए डिटेल्ड फीडबैक रहा, बट इतना है कि ओवरऑल आप बहुत ही प्रॉमिसिंग कैंडिडेट हैं इन टर्म्स ऑफ जो आपका इंटरव्यू प्रेजेंस है वो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा आप इन लॉन्ग आंसर्स पे और इन पे आप वर्क कर लीजिए। जैसे आप अ, कई बार खुद से नहीं रुकती हैं आंसर करते वक्त, तो उस पे आपको थोड़ा सा वर्क करना है, ठीक है। जी सर। ओके। सर इतनी सारी चीजें दिमाग में चलती है तो लगता है कि क्या बोले क्या छोड़े, ये भी था हाँ, ऐसा। तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसको धीरे धीरे हो जाएगा, अभी तो बहुत टाइम है, ठीक है। जी तो सर। ऑटोमेटिक हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम आपको बता रहे हैं। और लोगों का ऐसा नहीं होता है, और लोगों का भी एक महीने पहले ऐसा था। धीरे धीरे बहुत चेंज हो जाता है, क्योंकि इट जस्ट मैटर ऑफ टाइम की थोड़ा थोड़ा बोलते बोलते अभ्यास हो जाता है। तो फिर ऑटोमेटिक चीज़ें ठीक हो जाती। बाकी बहुत ही अच्छा है आपका, ठीक है। ओवरऑल जो मतलब अगर इन द सेंस कि इसको आप मेंटेन करें और थोड़े शॉर्ट आंसर्स बोलें, उसके बाद शब्दों का चयन जो है वो धीरे धीरे करके आपका और अच्छा हो जाएगा। तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक बार किसी से सर बात कर रहे थे तो सर एक मॉक इंटरव्यू टाइप का वो पूछ रहे थे, जैसे मॉक इंटरव्यू था नहीं, बस पूछ रहे थे। तो सर उन्होंने सर मुझे कहा था कि आप हंसती ज्यादा हैं, आप कम हंसिए, वो लोग बुरा मान जाएंगे। तो सर क्या ऐसा हो रहा है क्या इंटरव्यू में? मतलब मुझे आज आपका जो स्माइल था वो थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा ओवरबोर्ड नहीं लगा, तो इसीलिए। लेकिन हो सकता है मतलब अगर नेचुरल रहे इन द सेंस कि वो आप क्या मतलब जानबूझ के स्माइल करते हैं या फिर आप नेचुरल ही हैं। मतलब सर नेचुरली है, मुझे आता हाँ, ही है हंसी बात करने राइट। में। हाँ, फिर ठीक है। तो फिर वो इंटरव्यू बोर्ड जो होता है वो यूनिफॉर्मली, जब कोई भी ट्रेट आपका यूनिफॉर्म है, जी तो सर। फिर उसको वो आपके नेचुरल पर्सनालिटी का पार्ट मान लिया जाता है, ठीक है। तो वो चेक करने का बहुत सारा तरीका रहता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ के या फिर और सारी चीज़ें। ऑटोमेटिकली अंदाज लग जाता है कि अच्छा ठीक है, चेहरा ही हंसमुख है। तो जैसे हमारे सर तो ग्रुप में भी प्रणव सर है। जी सर। प्रणव सर का चेहरा ही हंसमुख है। तो वहां पे फिर मतलब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर तो डिफिकल्ट क्वेश्चन में हंसी गायब हो जाता है।
नहीं नहीं, वो ठीक है, मतलब बस एक, मुझे आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया था, मतलब मेरे क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया कि इन जनरल आप इसी तरीके से आप कैरी करते हैं बातचीत, जी तो सर। फिर बहुत घबराने का जरूरत नहीं है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। ठीक है फिर, ऑल द बेस्ट, और प्रैक्टिस करते रहिए, हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लोगों का इम्प्रूव कर जाता है 15-20 दिनों में। ठीक है। सर तो मुझे ऑन ऑफलाइन सर मॉक देना चाहिए या अभी प्रैक्टिस करनी चाहिए, मिरर प्रैक्टिस, क्या सर सजेस्ट करेंगे ऑफलाइन आप? मॉक दीजिए, और यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस हैं मॉक इंटरव्यूज के, कुछ कुछ फेमस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका आप देखिए, और देखिए कि और लोग कैसे आंसर करते हैं। ठीक है, तो उससे फिर आपको एक सुनते रहने का आदत लग जाएगा, तो सुनते रहिएगा, मतलब सारा पढ़ना भी है, सुनना भी है, लिखना भी है, और तो वो सबसे ओवरऑल समग्रता में तैयारी कीजिएगा, तो धीरे धीरे आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है। जी सर, ऑलरेडी थैंक यू बहुत सर। अच्छा है ये, इसमें बस 19-20 होता है। ठीक है, उतना ही आपको करना है। थैंक यू सर। ओके, ठीक है, गुड नाइट।